हिंदुस्तान अखबार, गुरुवार 13 अगस्त 2026। अजीत रनाडे का लेखक यूपीआई भुगतान को मुफ्त रहने दीजिए। यूपीआई आज भारत की सबसे सफल आर्थिक बुनियादी सुविधाओं में से एक है। जुलाई में इसके जरिए लगभग 24 अरब लेन देन हुए हैं। करीब 30 ट्रिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए के भुगतान हुए हैं। इतना व्यापक सर्वसुलभ होने के कारण यूपीआई सिर्फ भुगतान साधन नहीं बल्कि देश की डिजिटल सुविधा का जरूरी हिस्सा बन गया है। इसलिए ग्राहकों द्वारा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या डिजिटल माध्यम से किए गए भुगतान पर दुकानदारों से शुल्क वसूलने संबंधी विधायी संशोधन पर गौर किए जाने की जरूरत है। अब तक यूपीआई अब शुल्क कार्यकारी फैसलों के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। हालांकि वित्त मंत्री ने भरोसा दिया है कि एमडीआर सिर्फ व्यवसायियों पर लागू होगा और बुनियादी ढांचे, नवाचार और सुरक्षा के निवेश के लिए राशि जुटाने के मकसद से ऐसा करना जरूरी था। असल में बैंक भुगतान सेवा मुहैया कराने वाले ऐप और यूपीआई संचालित करने वाले भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी का पता लगाने, विवाद सुलझाने और मामलों के निपटारे पर पैसे खर्च करते हैं। अनुमान है इस मद में इस उद्योग में सालाना 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यूपीआई की लागत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और बैंकों का यह भुगतान कंपनियों से ये उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि वे हमेशा यूपीआई को सब्सिडी देती रहेंगी। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि कई सार्वजनिक सुविधाएं महंगी हैं, लेकिन हम हर एक सुविधा पर टोल नहीं वसूलते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये कल्याणकारी होते हैं। यूपीआई में भी जन हितकारी खूबियाँ और शक्तिशाली नेटवर्क होते हैं। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग और व्यापारी इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका महत्व बढ़ता जाता है। यूपीआई की तेजी के प्रसार का एक अहम कारण एमडीआर का शून्य होना रहा है। इसने डिजिटल भुगतान को नकद जैसा बना दिया है। खरीदारों और दुकानदारों के बीच होने वाले 85% से ज़्यादा लेन देन छोटी रकम के होते हैं। चाय के 15 रुपए देते हुए ऑटो ड्राइवर को 150 रुपए का भुगतान करते समय कोई भी पक्ष इस लेन देन पर लगने वाले शुल्क के बारे में नहीं सोचता है। फिर तथ्य यह भी है कि छोटे दुकानदार बहुत कम लाभ पर काम करते हैं। यह सोच कि एमडीआर का भुगतान दुकानदार करेगा एक बड़ी भूल है। इसे किसी भी शुल्क का आर्थिक बोझ जरूरी नहीं है कि उसे व्यक्ति पर पड़े जिस पर वह लगाया गया है। भारत छोटे लेन देन पर लगने वाले शुल्क के अनुभव से छूता नहीं है। साल 2005 में बैंकिंग नकदी लेन देन पर 0.1% शुल्क लगाए जाने और 2009 में हटाने के उदाहरण को याद कीजिए। भले ही दोनों मामले बिल्कुल एक जैसे ना हो, लेकिन इससे मिलने वाली सीख काम की है। लेकिन बार बार लगाए जाने वाले लोगों की आर्थिकी को प्रभावित करती है। यूपीआई को इसलिए मुफ्त रखा गया था ताकि लोग नकद के बजाय डिजिटल भुगतान के अभ्यस्त हों। यूपीआई से भुगतान से सिर्फ सुगमता के फायदे नहीं है, इसके कारण कस्बों व ग्रामीणों में टेलीकॉम सेवाओं को बेहतर बनाने का दबाव बनता है, क्योंकि कमजोर मोबाइल सिग्नल भुगतान में बाधक होता है। जो व्यक्ति क्यूआर कोड स्कैन करना, पाने वाले की पहचान करना, पेमेंट ऑथेंटिकेट करना और यह देखना सीख जाता है कि पैसा आए या नहीं, वह डिजिटल आर्थिक के साथ सहज हो जाता है। यह साक्षरता सरकार सेवाओं का लाभ लेने में भी काम आएगी। अब एक अन्य बुनियादी डिजिटल सुविधा आधार से इसकी तुलना करके देखिए। आधार से पहचान की पुष्टि करना आसान है। यह हर जगह उपलब्ध और मुफ्त है। आधार की पुष्टिकरण पर कहीं कोई शुल्क नहीं लगता है। यूपीआई के मामले में यही रास्ता अपनाना चाहिए। दोनों को सामाजिक फायदा उनकी व्यापक उपलब्धता है, जिसके लिए नोटों को छापना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, छांटना, स्टोर करना, सुरक्षा देना और दोबारा भरना काफी खर्चीला है। इसके लिए एटीएम और कर्मचारी रखने पड़ते हैं। दूसरी ओर डिजिटल भुगतान से कारोबार सुगम होते हैं और कर नियमों के पालन के लिए ये लेन देन का रिकॉर्ड भी बेहतर होता है। यूपीआई पर सालाना होने वाले
वाली 20,000 करोड़ रुपए के खर्च की भरपाई के कई तरीके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025 से 2026 में केंद्र सरकार को 2.5 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया था। यूपीआई की लागत सुविधाओं से बड़े सामाजिक फायदे मिलते हैं तो उसके इस्तेमाल की लागत नहीं वसूली जानी चाहिए। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव में यूपीआई को मुफ्त नहीं रहने दिया जा रहा है? 2026 को रिपोर्ट में शिकायत की गई कि भारत की नीतियां विदेशी भुगतान सेवा देने वालों के बजाय यूपीआई और रुपए का बढ़ावा देने वाली हैं। हालांकि गूगल पे और वॉलमार्ट के नियंत्रण वाली फोन पे 80% से ज़्यादा यूपीआई से लेन-देन करती है, इसलिए विदेशी भागीदारी न होने की बात सही नहीं है। वैश्विक डिजिटल सार्वजनिक सुविधा यानी डीपीआई में भारत के जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है उनमें यूपीआई अहम है। कई देश इंडिया स्टेक का अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि भारत ने दिखा दिया है कि पहचान बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट व पेमेंट ऐप्स व इनके बीच के लेन-देन बड़े पैमाने पर काम कर सकते हैं। लेन-देन में आने वाली रुकावटों को कम करने से इसमें सफलता मिलती है। लागत से कहीं ज़्यादा इसके फायदे हैं, जैसे वित्तीय समावेशन, डिजिटल साक्षरता, बेहतर संपर्क और आर्थिक दक्षता। इसलिए यूपीआई की एक और वाणिज्यिक भुगतान सेवा बनाने के बजाय जन सुविधा बने रहने दें। अगला लेख है विदेशी अंशदान। एफसीआरए अर्थात विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक के पारित न होने से ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि इस पर संसद में चर्चा नहीं हो पाई। चर्चा होती तो देश के आम लोगों को भी इस विधेयक के प्रावधानों के बारे में बहुत कुछ पता चलता। समर्थन और विरोध के तर्क तथ्य सुनकर लोगों का सामान्य ज्ञान बढ़ता है, लेकिन यह मौका हाथ से जाता रहा। सदन में हंगामे से परेशान केंद्र सरकार के विधेयक को लोकसभा के 21 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों वाली संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया है। जहां सत्ता पक्ष इस विधेयक के पक्के पक्ष में था, वहीं बुधवार को पूरा विपक्ष इस विधेयक के खिलाफ खड़ा हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम से सूचीबद्ध इस संशोधन विधेयक को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पेश किया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बचाव करते हुए कहा कि विपक्षी नेता विधेयक में कोई भी ऐसा प्रावधान बताएं जो अल्पसंख्यक विरोधी है। वैसे मानसून सत्र में सदन में जो माहौल रहा है उसकी केवल निंदा ही हो सकती है। देश का बहुमूल्य समय और संसाधन बर्बाद किया गया है। विपक्षी नेता पहले इस विधेयक को जेपीसी में भेजने की बात कर रहे थे, लेकिन बाद में विधेयक को वापस लेने की मांग करने लगे। सत्ता पक्ष में शायद कमी रह गई, विपक्षी नेताओं को विश्वास नहीं लिया गया। आज के समय में अनेक कारणों से सांसदों और नेताओं के बीच परस्पर विश्वास हिल चुका है। विपक्षी नेता नरमी बरतने को तैयार नहीं। कायदा तो यही है कि इस विधेयक पर कुछ चर्चा होती है और उसके बाद ही इसे जेपीसी के पास भेजा जाता है, जहां समन्वय की राह कठिन हो जाती है। यह अतिस्वार्थ की राजनीति को काबू में रखने का समय है। देश इस सबको सुनिश्चित करना चाहिए। संभावनाएं बरकरार हैं। संसद में हंगामे को देखकर यही नहीं सोचना चाहिए कि संवाद या समन्वय की स्थिति पूरी तरह चौपट हो गई है। सरकार के विधेयक को जीपीएस के पास भेजने का फैसला विचार विमर्श के बाद ही किया है और केंद्र सरकार ने से विधेयक वापस लेने के लिए इसकी विस्तृत जांच के लिए संसदीय समिति के पास भेजने का आग्रह किया था। इसके अलावा मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने भी प्रस्तावित संशोधनों पर चिंता व्यक्त की। अब आगे जेपीसी में विस्तार से विचार विनिमय की जरूरत है। इस विधेयक के एक प्रस्ताव पर अनेक अल्पसंख्यक समूह की चिंता को पूरी संवेदना के साथ समझने की जरूरत है। विधेयक के प्रमुख प्रस्तावों में से एक यह भी है कि एक नामित प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जो किसी संगठन में
FCRA पंजीकरण की अवधि समाप्त होने या रद्द होने की स्थिति में विदेश अंशदान और ऐसी निधियों से अर्जित संपत्तियों पर प्रभार संभाल लेगा, जिन्हें विदेश से आर्थिक सहयोग मिलता है। गैर सरकारी संगठनों के पास बाहर से आ रहे धन पर निगाह रखने में कोई बुराई नहीं है। हालांकि नई व्यवस्था बनाने के लिए सरकार को समन्वय और संवाद से काम लेना पड़ेगा। अगला लेख है कांग्रेस में संकट। आज देश के जीवन में कांग्रेस जो स्थान प्राप्त है वह किसी संस्था को नहीं है। इसका कारण यही है कि कांग्रेस ने मुख्यतः देश की आज़ादी की लड़ाई को नेतृत्व किया है और अंत में उसके दीर्घकालीन प्रयत्नों के फलस्वरूप ही देश सैकड़ों वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ फेंकने में सफल हुआ है। देश के स्वतंत्र होने के बाद कांग्रेस ने ही केंद्र और राज्यों में शासन सूत्र अपने हाथों में लिया है और वह देश की नौका को अनेक कठिनाइयों के बीच खेती चली जा रही है। किंतु सत्ता ग्रहण करने के बाद संगठन में कुछ दुर्बलताएं भी दाखिल हो गई है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस और कांग्रेसियों के सामने त्याग का एक ऊंचा आदर्श रखा था। जनता कांग्रेसियों को इसी कारण आदर और श्रद्धा की दृष्टि से देखती थी कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को तिलांजलि देकर अपने को देश की सेवा में झोंक दिया था। यदि कांग्रेस जन पहले की भांति त्याग और सेवा के पथ पर डटे रहते तो कांग्रेस का पुराना प्रवाह ज्यों का त्यों बना रहता, किंतु उन्होंने उसे व्यक्तिगत उन्नति का माध्यम बनाया। मंत्रियों की कुर्सी के लिए उनमें गुटबंदी शुरू हुई। आपस की फूट ने कांग्रेस को प्रतिष्ठा को कम किया। चूंकि सत्ता और सुविधा प्राप्त करने के काम में कांग्रेस संगठन से सहायता मिलती है, अतः इन प्रकरण उस पर भी अपना वर्चस्व स्थापित करने की चेष्टा की गई। सत्य और नैतिकता की को ढाकर एक ओर रख दिया गया। पिछले कुछ समय से अन्य कांग्रेसियन इस स्थिति से निराश और असंतुष्ट होकर कांग्रेस से अलग हो रहे हैं। किसी भी बड़ी संख्या में व्यक्ति आते और निकलते रहते हैं, किंतु इस समय जिस प्रकार कांग्रेसियन इससे पृथक हो रहे हैं उसको साधारण नहीं समझा जा सकता। यह कांग्रेस की स्वस्थ दशा का द्योतक नहीं है। कांग्रेस से ऐसे लोग भी अलग हुए हैं जिन्होंने 30-30 वर्ष वफादारी के साथ उसके द्वारा देश की सेवा की। महात्मा गांधी राष्ट्र की सेवा के लिए व्यक्तियों का संग्रह करना खूब जानते थे। पंकज चतुर्वेदी का अगला लेख है केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर ना रहे स्कूली पढ़ाई। कुछ साल पहले दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने कक्षा 6 से 9 के बच्चों के पठन पाठन को लेकर एक सर्वेक्षण कराया था। सर्वे के नतीजे ने देश भर को चौंका दिया था। उस सर्वे ने खुलासा किया था कि राजधानी में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लगभग 75% बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक ठीक से नहीं पढ़ नहीं पाते तो समझ नहीं पाते और उस पर अमल कैसे करते। शायद यही कारण कि कक्षा 10 तक आते इनमें से 40% पढ़ाई छोड़ देते हैं। इनके लिए स्कूल किताबें, परीक्षा, डिग्री महज उबाऊ या रंटत प्रक्रिया थी जिसमें वे अपना भविष्य नहीं देखते हैं। यह मामला यहीं पर नहीं रुकता। यह अल्पशिक्षित या अशिक्षित लोग जब सरकारी योजनाओं को ठीक से पढ़ या समझ नहीं पाते तो योजनाएं भ्रष्टाचार, कागजी खानापूरी की शिकार हो जाती हैं। इसमें पूरा दोष बच्चे या शिक्षक या उनके सामाजिक आर्थिक परिवेश का नहीं है। बहुत हद तक हमारी पुस्तकों में छपे शब्द प्रस्तुति, चित्र और तय किए गए मानक जिम्मेदार हैं। अब नई शिक्षा नीति के तहत ये जरूरी हो गया है कि अपने पढ़े को व्यवहारिकता में बदल पाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ ऐसा पढ़ना जरूरी है जिसका कोई इम्तिहान ना हो और बच्चा अपने तरीके से उसे सीखे व समझे। स्कूल में भाषा की सबसे अधिक महत्वपूर्ण और पढ़ाई का आधार होती है। व्यक्तित्व के विकास में भाषा एक कुंजी है। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालक को सोचने, विचारने की क्षमता प्रदान करना, उस सोच को निरंतर बनाए रखना और सरल रूप से उसे अभिव्यक्त करने का मार्गदर्शन प्रदान करना होता है। ऐसे में छोटी छोटी बातें कैसे उसकी रुचि में प्रभावित करती हैं।
इसे यूँ ही समझिए कि मालवी और राजस्थान की कई बोलियों में सा का उच्चारण हा होता है। अब बच्चा अपने घर में वही सुनता है, लेकिन जब वह स्कूल में शिक्षक या अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ता है, तो उसे संदेश मिलता है कि उनके माता-पिता गलत उच्चारण करते हैं। ऐसे में बच्चा जब स्कूल आता है, तब उसके सामने शब्दों का अंबार होता है, जो उसे 2 नाव की सवारी करने जैसा एहसास करवाता है। बच्चा ठीक से पढ़ सके, उसका आनंद उठाए और उसे समझ सके, उसके लिए सबसे पहले तो नीरस पुस्तकों को बदलना होगा। बच्चों को 60% तस्वीर वाली 12 से 16 पेज की छोटी कहानियों की किताब दी जाए, इस उम्मीद के साथ कि उनकी कोई परीक्षा नहीं होगी, तो उनमें रुचि पैदा होगी। चित्रों की अपनी भाषा होती है, रंगों का अपना आकर्षण। मनोरंजक मनोरंजक कहानियों और चित्रों की मदद से बच्चे बहुत से शब्द पहचानने लगते हैं और उनका सहजता से अपनी पाठ्यपुस्तक में भी इस्तेमाल करने लगते हैं। इससे सीखने और समझने की प्रक्रिया के साथ-साथ भाषा की लिपि को पहचानने, अर्थ ग्रहण करने, फिर उन शब्दों को दूसरी जगह पहचानने प्रणाली में बच्चे तेज़ी से पढ़ने की क्षमता हासिल करते हैं। असल में पढ़ना-लिखना शब्द ये पहचानना बच्चे की समझ के विकास चक्र का महत्वपूर्ण मोड़ है। उसे नीरस पाठ्य पुस्तकों के सहारे छोड़ना महज शिक्षा की औपचारिकता पूरा करना है। समय की मांग है कि रंटक प्रणाली को अलविदा कहा जाए। जब बच्चा सीखने, पहचानने और उसे डिकोड करने की पूरी प्रक्रिया के साथ अपनाकर उसमें चुनौती व आनंद ढूँढने लगता है, शिक्षा उसके लिए कौतूहल बन जाती है। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तकों का वजन कम करके रटने की पारंपरिक प्रक्रिया से परे चित्रों व शब्दों को मिलाकर अपनी कहानी गढ़ने और समझने जैसी प्रक्रिया अपनाई जाए। प्राथमिक कक्षाएं सीखने, सुनने और समझने की दक्षता के विकास की सबसे अहम कड़ी होती है। आमतौर पर इसे एक लाभ एक एक आलाप मान लिया जाता है, यानी शिक्षक कहेगा और बच्चा सुनेगा। हालाँकि जब सुनने की क्षमता के विकास के लिए संवाद की पद्धति अपनाई जाती है, तब बच्चे में खुद को अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास होता है और यही पढ़ने का प्रारंभ है। रमण महर्षि का लेख है अन्न और अध्यात्म। मुझसे पूछा गया कि अनशन जातीय उत्तेजना को मिटा सकता है। हाँ, मिटा सकता है, मगर यह अस्थायी मानसिक अनशन सच्ची सहायता है। अनशन स्वयं ध्येय नहीं है, साथ-साथ आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए। पूर्ण अनशन मन को बहुत दुर्लभ बना देता है। अनशन के दौरान आत्मा की तलाश जारी रहनी चाहिए। यदि उसे आध्यात्मिक दृष्टि से लाभदायी बनाना है, तो अनशन मुक्ता मानसिक होना चाहिए। सिर्फ अन्न ना खाने से कोई लाभ नहीं हुआ है। संभवतः मन क्षुब्ध होगा, आहार नियम से आध्यात्मिक विकास किया जा सकता है। प्रारंभिक समय में आंखें बंद रखता था और इतने गहरे ध्यान में निमग्न रहता था कि दिन है या रात इसका भी मुझे विशेष ख्याल नहीं रहता था। मैं बिल्कुल भोजन और नींद नहीं लेता था। यदि शरीर गतिशील रहता है, तो आपको आपको भोजन की आवश्यकता होती है और तो आपको नींद की भी ज़रूरत होती है। यदि गतिशील ना हो, तो नींद की आवश्यकता नहीं रहती है। एक बात याद रखिए, जब मनुष्य उस अवस्था में नहीं होता है जिसमें चित्त बिल्कुल निष्पन्द होता है, तब पूर्ण रूप से आहार तथा निद्रा का त्याग संभव नहीं है। तब अन्न और निद्रा का त्याग करने से शरीर इतना अस्वस्थ हो जाता है कि खड़ा भी नहीं रह सकता। साधक को कितने आहार और निद्रा की आवश्यकता होती है, इस विषय में कई मत हैं। कुछ लोग कहते हैं रात के 10 बजे से 2 बजे तक सोना पर्याप्त है, अर्थात 4 घंटे की नींद पर्याप्त है। कुछ लोग 6 घंटे की नींद पर्याप्त मानते हैं। इसका अर्थ है आहार और निद्रा का अतिरेक नहीं होना चाहिए। यदि आप इन दोनों में से किसी एक को पूर्णतः छोड़ना चाहते हैं, तो आपका मन निरंतर उसके प्रति उन्मुख रहेगा। इसलिए साधक को सब बातों में मध्यम मार्ग स्वीकार करना चाहिए। आहार मन को प्रभावित करता है, अतः किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक अभ्यास के लिए शाकाहार अनिवार्य रूप से ज़रूरी है, क्योंकि उससे मन सात्विक, शुद्ध, संतुलित बनता है। आपके मन में सवाल उठ सकता है कि क्या मांसाहार करने वाला मनुष्य आध्यात्मिक प्रकाश पा सकता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन क्रमशः उसे छोड़कर सात्विक आहार की आदत डालनी चाहिए। एक बार आपने
प्रकाश प्राप्त कर लिया तब आहार से विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे प्रबल अग्नि में कौन-सा ईंधन डाला जाता है, इसका महत्व नहीं होता है। आज के सारे लेख पूरे हो चुके हैं।